यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र यानी कि मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि दिन में डेली 2 PM पर आपका ये सेशन होता है, तो आप डेली इस सेशन को अटेंड करिए। और कोई भी सेशन यदि आपका मिस हो गया है तो प्रीवियस अपना वीडियो देखकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो आप हमें इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके सीरीज़ के बारे में सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसका सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। नंबर है 8770803840। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने कल के सेशन में किया था। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह अवस्थाएं क्या है? क्या वो संख्या की संकल्पना है, क्या वो स्थानीय मान है, क्या वो ज्यामिति चिंतन ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, या फिर ये भिन्न है? तो हमने कल ही देखा था, ये आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसे ज्यामिति चिंतन यानी कि जियोमेट्रिकल थिंकिंग की संकल्पना जो है, ये जो स्टेजेस है, ये किसके द्वारा रेफर की गई है? ये रेफर की गई है वैन हेले के द्वारा। राइट, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। क्या कार्य देता है वो आपके सामने लिखा गया है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूओं में व्यवस्थित करिए। जो 25 टाइल्स है, इस तरीके की टाइल दी गई है, उन सभी को आयताकार फॉर्म में यहाँ पर बच्चों को अरेंज करना है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये आता है कि इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मतलब पूछना क्या चाहता था कि इसके माध्यम से टीचर बच्चों के अंदर कौन सी स्किल का विकास करने की कोशिश कर रहा है, कौन सी स्किल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बच्चों को क्या वो आयतन, क्षेत्रफल और लंबाई के बारे में परिचित करवाना चाहता है। दूसरा है बच्चों को क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप के बारे में बताना चाहता है। तीसरा है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन के बारे में बताना चाहता है। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है क्षेत्रफल, आयतन और लेंथ यानी कि लंबाई के बारे में बताने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। देखो, इसके अंदर ये समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में साफ साफ दिया गया है कि क्या करना है, आयताकार समूह में स्थापित करना है। ठीक है, आयताकार समूह में डालना है। तो जब भी हम आयत की बात करते हैं तो आयत से कभी भी आयतन यानी कि वॉल्यूम का पता नहीं चलेगा। तो जहाँ जहाँ पर भी आयतन है वो आपके ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आयत की पता करेंगे तो लंबाई पता चल सकती है, चौड़ाई पता चल सकती है, उसका परिमाप पता चल सकता है, उसका क्षेत्रफल पता चल सकता है। ये चार चीज़ें हम लोग एक आयत के माध्यम से निकाल सकते हैं। और आयताकार व्यू ही की बात करी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल और लंबाई के बारे में पता चलेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही पता चलेगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड। बच्चा गुणनखंड निकालना भी सीख जाएगा और परिमाप के बारे में यहाँ पर बच्चों को पता चल सकता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। तरीके से यदि आप ऑप्शन कट करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे ही क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आयत के बारे में आयतन पता नहीं चलेगा। तो जितने भी आयतन वाले ऑप्शन हैं आप उनको कट कर सकते हैं। फिर क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप हमारे पास बचेगा। बच्चा उसके माध्यम से यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने के कौशल का विकास करता है? मतलब गणित में प्रश्न हल करने के लिए किन चीज़ों का, किन समुच्चय का होना आवश्यक है। 3 स्टेटमेंट एक एक करके है। प्रयत्न, त्रुटि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। दूसरा है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, मतलब बैक साइड से। ठीक है, सॉल्यूशन लाइक हम लोग नहीं करते LHS RHS, इसे नीचे से ऊपर की साइड सॉल्व करना। रट लेना। तीसरा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, वेरिएबल का यूज करना और प्रतिरूप देखना, लुकिंग फॉर अ पैटर्न, पैटर्न को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करना। अगला है कंठस्थ करना, अनुमान लगाना और परीक्षण करना। अब देखो, हमें क्या बताना था, कोई भी एक सही समुच्चय मतलब एक सही पेयर जो है उसको निकालना था। अब आपको एक चीज़ पता है, कंठस्थ करना, रॉट मेथड और जो भी चीज़ें रटन विद्या के अंदर आती है, रट लेना चीज़ों को, वो कभी भी सही नहीं होता है। तो क्या हम लोग इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं कि कंठस्थ करना इसका हिस्सा नहीं होगा? ऑप्शन गलत हो गया। रट लेना इसका हिस्सा नहीं होगा, ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है, यहाँ पर भी दिया हुआ है कंठस्थ कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमें सही समुच्चय को चुनना था, सही पेयर को चुनना था। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपके पास सही बचेगा, तो आप लेस देन 10 सेकंड में इसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि जब आपने ऑप्शन देख लिया कंठस्थ करना हिस्सा नहीं होता है, तो ये चीज़ें भी गलत हो गई। ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। एक ही आंसर क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप विवेचन करके चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तर्क वितर्क करके, वेरिएबल का प्रयोग करके आप समझ सकते हो, और उसका प्रतिरूप देखकर किसकी जैसे और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है उसके माध्यम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यही क्वेश्चन आपका होमवर्क भी था। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 जो होता है बराबर होता है 0.06, है ना। अब इस संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन यहाँ पर उचित हो सकता है। सबसे पहला डाइनिस ब्लॉक हो सकता है, टेलर का गिनतारा हो सकता है, संख्या चार्ट हो सकता है और ग्राफ पेपर यहाँ पर हो सकता है। क्या बोला गया है, कोई भी दो दशमलव की संख्या है। अब बच्चे को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप डाइनीज ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हो क्या। अब मैं आपको चारों नाम यहाँ पर बता देती हूँ, वैसे एक या दो से तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित हैं। डाइनीज ब्लॉक क्या होते हैं, जहाँ पर बच्चों को इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़ा, हजार के अंक को सिखाने के लिए इस तरीके से रबड़ के बने इस तरीके से छोटे छोटे से ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो वो होते हैं हमारे डाइनीज ब्लॉक। टेलर का गिनतारा अबेकस आपने देखा ही है, संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग जो है अबेकस का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, इस तरीके से मोती यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। अब आपको दो और दो को जोड़ना है तो इन मोती को आप ऊपर नीचे सरका कर अपने फिंगर्स के माध्यम से यहाँ पर संख्याओं को जोड़ना बच्चों को सिखा सकते हैं, तो वो टेलर का गिनतारा है। संख्या चार्ट, नंबर चार्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल यहाँ पर नंबर चार्ट जो होते हैं उसकी बात की गई, जहाँ पर संख्याओं को लिखा हुआ रहता है। और अगला है हमारा ग्राफ पेपर। अब आप देखिए स्टार्टिंग के जो तीन ऑप्शन है, क्या कहीं से कहीं तक आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इन तीनों के माध्यम से आप दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना है, उनको जोड़ना आप बच्चों को सिखा सकते हो। नहीं सिखा सकते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप किसका प्रयोग करिए, आप ग्राफ पेपर का यहाँ पर प्रयोग करिए। अब ग्राफ पेपर में आपको बताया 10x10 का यदि आपने ग्राफ पेपर इस तरीके से लिया है तो वो क्या करेगा, हर एक पॉइंट यहाँ पर एक एक भाग को बताता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर गुणा करना चाहते हैं पॉइंट, 1 सेकेंड, नंबर चार्ट और ग्राफ पेपर, तो यहाँ पर ग्राफ पेपर जो है क्या हमें बता रहा है, ग्राफ पेपर के माध्यम से ही हम लोग बच्चों को इस प्रकार की संख्या का गुणन करना यानी कि मल्टीप्लाई करना सिखा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आप मेथड देख लीजिए, हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन जाए। ग्राफ पेपर पर निकालते कैसे हैं? हमसे संख्या क्या दी गई थी, 0.3 इंटू 0.2 का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0.3, यहाँ पर 0.3 की वैल्यू कितना होता है, 3/10 होती है और 0.2 कितना होता है, 2/10 होता है। और यदि हम लोग उठाते हैं ग्राफ पेपर 10/10 का, ठीक है, इस 10/10 के ग्राफ पेपर में 0.3 को ड्रॉ करके देखते हैं, फिर अगले ब्लॉक में हम लोग जो है अगले ग्राफ पेपर में 0.2 को ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 10/10 का ले रहे हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से हम लोग पूरी 10 लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी 8, ये हो गई 9 और ये हो गई 10। इसी तरीके से नीचे भी हम लोगों को 10 बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। इसी तरीके से ये नीचे भी पूरा 5 बन जाएगा, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसे पूरा हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है 0.3 को। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया, 0.3 को हम लोग बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो 0.3 कितने के बराबर होगा, 3/10 के बराबर होता है। और पहला जो भाग होता है, ये जो पहला एक अकेला आप हिस्सा देख पा रहे हैं ब्लॉक वाला, ये 1/100वां भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/10 को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लाइन लेंगे। ठीक है, 3 लाइन हमें यहाँ पर लेनी है, ये पूरी पूरी 3 लाइन। ठीक है, इसको पूरा आप हाईलाइट कर लीजिए, ये वाली सेकेंड वाला पूरा और ये 3 वाला पूरा। ठीक है, ये पूरी 3 लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। इसी तरीके से सेम ग्राफ हम लोगों को बनाना होगा यहाँ पर वापस से, किसके लिए, 0.2 के लिए, क्योंकि 0.3 का 0.2 में ही गुणा करना था, तो 0.2 यानी कि 2/10 होता है। तो इसी तरीके से अगला ग्राफ हम लोग लेंगे और उस पर 0.2 को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और वापस से इसी तरीके से इस साइड से भी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये आप देखेंगे इस साइड से भी 3 ब्लॉक थे, तो ये 3 ब्लॉक को हम लोगों को बच्चों को इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है कि ये पूरे ब्लॉक जो है हमारे यहाँ पर ड्रॉ हो गए। जब आपको गुणा करने को बोला जाएगा और अब आप जब दोनों संख्याओं के जो दोनों ब्लॉक हैं उन दोनों ब्लॉक में जो कॉमन कॉमन ब्लॉक को निकालेंगे, तो आपके टोटल ब्लॉक बनेंगे यहाँ पर 6। ठीक है, 6 ब्लॉक ऐसे होंगे या फिर 6 जो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स देख पा रहे हैं, 6 बॉक्स ऐसे होंगे जो इस ग्राफ में भी और इस ग्राफ में भी कॉमन होंगे। फिर जब हम लोग डिवाइड करेंगे उसको 100 से, क्योंकि ये पूरा 10 इंटू 10 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 0.06 के। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, हमसे बिल्कुल बेसिक सा पूछा था कि बच्चों को मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाया जाता है, तो बच्चों को मल्टीप्लाई करना ग्राफ पेपर के माध्यम से सिखाया जा सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक यहाँ पर नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपल यहाँ पर कौन सा नहीं होगा। तो हमें पता है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या बोलता है कि कोई भी बड़ी भुजा होती है या फिर जो हमारा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है,
कर्ण का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कोई भी दो छोटी भुजाओं को जोड़कर उसका स्क्वायर करेंगे और बराबर करेंगे उसके तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तो वो तीनों बराबर आना चाहिए, मतलब वो योग जो है बराबर आना चाहिए। यदि नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलो तो करके देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को करते हैं। ठीक है, जिनका स्क्वायर आता है उनका करके देख लेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576। ठीक है, क्योंकि 25 का 625 होता है, 24 का 576 हो गया। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 9 और 6 15 होता है, 7 और 4 11 और 1 12 होता है और 5 और 1 6 होता है। 625 क्या 25 का स्क्वायर होता है क्या, तो हाँ 25 का स्क्वायर होता है, मतलब ये वाला तो पाइथागोरस ट्रिपल के अंदर आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके आपको 25 का स्क्वायर करके देखना है क्या ये दोनों चीज़ों का जोड़ इसके बराबर है क्या, तो बिल्कुल बराबर है। अब दूसरा करके देखते हैं, दूसरा बन पा रहा है क्या। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 8 होता है और 2 का 2। ठीक है, 289 क्या 17 का स्क्वायर है क्या, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 17, तो क्या ये 17 का स्क्वायर है क्या, डेफिनेटली 289 17 का स्क्वायर होता है। तो दोनों ही हमारे पाइथागोरस ट्रिपल के अंदर आते हैं। तीसरा देखते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 60 का 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3600 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3721 किसका स्क्वायर होता है, 63 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। इस साइड में हम लोग 63 का स्क्वायर कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 और 3 का गुणा यदि करते हैं 6 3 18 होता है और 18 प्लस 18 कितना होता है 36 होता है। और 6 का अगर स्क्वायर करते तो 6 6 36 और 3 यदि कैरी हम लोग ऐड करें तो 3969 होता है हमारा 63 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कि ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर और 60 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 3721 आता है, लेकिन जब हम 63 का स्क्वायर यहाँ पर कर रहे हैं तो 3969 आ रहा है। ठीक है, अगला हम लोग करके देखते हैं। ये तो डेफिनेटली होगा क्योंकि ये नहीं है तो ये तो होना ही है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका स्क्वायर हो गया। 84 का स्क्वायर निकाल कर देखना पड़ेगा। 4 चौक 16 होता है, 8 चौक कितना होता है 32 और 32 64 और एक कैरी हमारा 65। 6 यहाँ पर बचा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 कितना होता है 70 होता है, 70 56 होता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 होता है, 8 और 5 13 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, ये यहाँ पर 14 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर जोड़ दिया है 7140। कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, 84 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना था। अच्छा, इन दोनों को ऐड नहीं करना ना, सिर्फ हमें यहाँ पर हमें क्या करना था, सिर्फ 84 का स्क्वायर निकालना था, उन दोनों संख्याओं को ऐड नहीं करना था। 4 चौक 16 होता है, 8 चौक 32 और 32 64 और एक 65 होता है। ठीक है, और 8 8 64 और 6 70 होता है। ये तो हमने सिर्फ 84 का स्क्वायर निकाला था। अब हमें क्या करना था, 13 के स्क्वायर यानी 169 को और 7056 को ऐड करना था। ठीक है, तो 9 और 6 कितना होता है 15 होता है। 6 और 5 कितने हो गए 11 और एक 12, एक और एक 2 होते हैं और ये कितना हो गया 7225। क्या ये 85 का स्क्वायर है क्या, 7225। तो 85 का स्क्वायर हम लोग कर देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 8 में यदि 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेटली हमारा 85 का स्क्वायर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7225 जो है बिल्कुल सही है। 13 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर यदि आप जोड़ते हैं तो आपका 85 का स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। छात्र के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करना यानी कि एडवांस गणित के लिए रेडी करने वाला होना चाहिए। तो गणित का पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन अनुभव पर केंद्रित होना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा गणित जो है प्रभावी इफेक्टिव नहीं बन पा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। दूसरा है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना।
तीसरा ऑप्शन आपके सामने है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित करना, मतलब कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं पैटर्न के ऊपर, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर, ना कि समस्या के ऊपर। आपका फोकस किसके ऊपर है, बच्चा यदि कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाना कि इसका कौन सा पैटर्न यहाँ पर गलत हो रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न पहचानने की कोशिश करना, है ना, फोकस करना पैटर्न के ऊपर। अगला है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध यहाँ पर स्थापित करना। तो अब कौन सी चीज़ यहाँ पर हमसे पूछा गया था, देखो हाईलाइट भी कर रखा होता है कि कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो आप यदि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कठोर हो रहे हैं चीज़ को लेकर, तो वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि टीचर को कभी भी ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो चारों ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन नेगेटिव दिखेगा कि हाँ इस चीज़ का पालन यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो एक ही संकल्पना के लिए अधिक अलग अलग प्रकार की हम लोग स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों की त्रुटियों के फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर, न कि गलतियों के ऊपर, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रतिदिन के अनुभव पर केंद्रित होना, तो ये भी ठीक है। तो गलत क्या लग रहा है, गलत लग रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं, कठोर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना यहाँ पर नहीं होगी। सबसे पहला ऑप्शन है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जो यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हो। या फिर मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। देखो क्या पूछा गया है, सीधा सा है कि प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी लेवल पर आप गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी एक इफेक्टिव मेथड नहीं हो सकती है, कौन सा एक अच्छा तरीका यहाँ पर नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पहले ऑप्शन के अंदर कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जो कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर करती, मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आता हो, तो बिल्कुल ऐसा तरीका हम लोग अपना सकते हैं। तो पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना। अब बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उनके तर्क को समझकर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके तर्क का यहाँ पर उनकी गलतियों को समझकर उनके तर्क का विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये भी एक सही तरीका हो सकता है मूल्यांकन करने का। तीसरा ऑप्शन है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो, मतलब अलग अलग लेवल के बच्चे जो है इस प्रकार के टास्क डिज़ाइन किए जाए जहाँ पर बहुत सारे लेवल के रिस्पॉन्स यहाँ पर टीचर को देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इस प्रकार से भी मूल्यांकन बच्चों का किया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक टास्क आप इस प्रकार का बना रहे हो, समूह संचालित कार्यों का प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें मूल्यांकन होने की संभावना थोड़ा कम रहेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इफेक्टिव मेथड यहाँ पर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आप लेकर आ रहे हो तो वो इफेक्टिव मेथड यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, मतलब कोई भी एक नंबर है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, उसको हम लोग 50 के अंदर ऐड करते हैं, फिर उसी संख्या को हम लोग यदि 50 से माइनस कर दे, 50 से घटा दे, तो प्राप्त संख्या क्या होगी। मान लो कोई भी एक नंबर होगा जिसे हम लोग x मान रहे हैं। ठीक है, x को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार तो जोड़ना है 50 में और एक बार घटाना है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, इतना सा आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 50 में कोई भी एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, हमने क्या मान लिया, वो पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, वो पूर्ण संख्या यहाँ पर हो सकती है कि वो पूर्ण संख्या x हो जाए। तो 50 में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, और फिर वही संख्या, मतलब कि वही संख्या मतलब कि पूर्ण संख्या को क्या करना है, 50 में से घटा देना है। इसी संख्या को हमें क्या करना है, 50 में से घटा देना है। तो ये दो अलग अलग नंबर यहाँ पर बन गए। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, वापस से क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को अब जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 50 + x और 50 - x को जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ने की बात हो रही तो आसानी से जुड़ जाएगा।
घटाना होता तो फिर साइन चेंज करने होते प्लस माइनस के। 50 और 50 कितने होते हैं, 100 होते हैं। और प्लस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 100। मतलब सिर्फ 50 और 50 को आपको जोड़ना ही था, लेकिन वो पूर्ण संख्या बिठाकर थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया ताकि थोड़ा टाइम लग जाए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, उसी संख्या को जोड़ा है और उसी संख्या को घटाया तो आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और 50 और 50 को तो आपको जोड़ना ही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। ओके, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलते हैं 6 PM के सेशन में लाइव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।